Before we start with GST, you have to understand what is direct tax and indirect tax. Direct tax is paid on the income. If we are earning more income, if we are earning more than 10 lakhs, we are going to pay 30% tax. So income tax comes under direct tax, whereas GST comes under the expenses. Whatever expenses we are doing, medical expenses, we are going to restaurant, we are going to theater, shopping mall. Okay, so whatever expenses you are doing, spending on that, you are paying tax, that is GST. If we are going to a restaurant, veg restaurant, you are going to pay 5% GST on it. That is 2.5 will go to state and 2.5 will go to the central government. So there is a dual tax. Dual tax, that means if the rate is 5%, if the rate of tax is 5% on restaurant bill, that means the state and the center will take half 50% central government will take the tax and 50% state government will take the tax. So what is direct tax? The payer of tax will calculate how much he has to pay the tax. So when we calculate the tax, we come to know this is the amount of tax we have to pay. So we are called as a sufferer of tax. Sufferer of tax means we are calculating on our own, or we are taking a help of CA, chartered accountant. He will tell you this is the amount of tax on your income. Okay, so that is why it is called as sufferer of tax, indirect tax. Second, indirect tax. ये टैक्स हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने पे किया. सपोज आपने मेडिकल से कुछ एक्सपेंसेस, आपके मेडिसिन लिए, उसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. जो उसका एमआरपी है, कोई भी आप प्रोडक्ट शॉपिंग मॉल से सपोज शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके जो एमआरपी है वो सारे एमआरपी के अंदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. हो सकता है आप कैपिटल गुड्स ले रहे हो, जैसे फ्रिज ले रहे हो, वॉशिंग मशीन ले रहे हो, एसी ले रहे हो, तो 28% जीएसटी है उसके ऊपर. ठीक है. अभी स्टॉक और शेयर्स के ऊपर जीएसटी नहीं है. टेलीविजन सेट इज अ कैपिटल गुड्स, व्हाइट गुड्स बोला जाता है. टेलीविजन ले रहे हैं या मशीनरी ले रहे हैं तो व्हाइट गुड्स बोला जाता है. उसके ऊपर भी उसके एमआरपी के अंदर इंक्लूडेड होता है टैक्स. अगर हम लोग लैंड ले रहे हैं तो क्या उसके ऊपर टैक्स है? प्रॉपर्टी, नो, नो जीएसटी टिल नाउ. अभी उसके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं आया है. मोबाइल ले रहे हो आप, मोबाइल फोन, रेडमी. मैंने जब रेडमी का फोन लिया था, कहीं से भी आप लोगे, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से लोगे या शॉप से जाके ऑफलाइन लोगे, मोबाइल फोन पे एमआरपी में इंक्लूडेड होता है उसका जीएसटी. ओके. नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स इन एलएनटी. इफ यू आर बाइंग इक्विटी शेयर्स इन एलएनटी, क्या उस इक्विटी शेयर्स परचेज करने के ऊपर जीएसटी है? मैंने आपको बताया शेयर्स और स्टॉक, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. रेसिडेंशियल फ्लैट यूज्ड इन बिजनेस, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा. ओके. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. एग्रीकल्चरल प्लॉट, एग्रीकल्चरल प्लॉट मतलब जो फार्मिंग के रिलेटेड यूज होता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स इन एसआर स्टील लिमिटेड. प्रेफरेंस शेयर्स इन एसआर स्टील लिमिटेड, जितने भी शेयर्स हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. ओके. डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक. सपोज मैं जाती हूँ बैंक में और डिपॉजिट करती हूँ 50,000 रुपीज इन माई सेविंग अकाउंट. वेदर आई एम गोइंग टू पे टैक्स ऑन इट?
नो, डिपॉजिट पे हमें टैक्स नहीं है। अच्छा, मैं एफडी, सॉरी डीडी बना रही हूँ, डिमांड ड्राफ्ट, तो मैं बैंक से सर्विस ले रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, उसमें से मुझे 50,000 का डीडी बनाना है। आई हैव टू पे फीस ऑफ सम इंस्टीट्यूट। जब आप डीडी बनाते हो आपसे कुछ सर्विस कॉस्ट लेती है बैंक, 1%, 1% सर्विस एक्सपेंसेस कमीशन। जो कमीशन बैंक ले रही है 1% आपके 50,000 पे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, 50,000 पे, 50,000 का आपने डीडी बनाया, इंस्टीट्यूट में देना है, एडमिशन फीस है आपका, उसका 1% आपसे 500 रुपीज किसने लिया? बैंक ने लिया कमीशन। अब ये कमीशन क्यों लिया? बिकॉज उन्होंने हमें सर्विसेज सप्लाई किए। किसने सप्लाई किए? बैंक ने सर्विसेज सप्लाई किए। किसको? रेसिपिएंट इज द डीडी मेकर, जिसका अकाउंट है वही डीडी बना रहा है। ठीक है, तो जब मेरा अकाउंट बैंक में है, मैंने कुछ सर्विसेज लिए, उसका मुझे 500 रुपीज चार्ज किया बैंक ने, तो उस 500 रुपीज के ऊपर 12% जीएसटी लगाओ। मेरे से बैंक ने 500 रुपीज डीडी बनाने के लिए एक्सपेंसेस चार्ज किए। उन एक्सपेंसेस के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना है 60 रुपीज। यानी बैंक ने मुझसे 500 लेना था, लेकिन मेरे से 60 रुपीज ज्यादा लिया। क्यों 60 रुपीज? कैसे? 500 का 12% निकालोगे तो 60 रुपीज। ओके, सो व्हेन यू डिपॉजिट मनी देयर इज नो टैक्स, but you when you take extra services from a bank they will charge you some commission। अगर वो फ्री में देते आपको ये सर्विस कि चलो आपको डीडी का पैसा हम लोग नहीं लेते हैं 500 रुपीज, तो फिर आपको जीएसटी नहीं लगता। इफ दे आर टेकिंग कमीशन फ्रॉम यू, ऑन दैट कमीशन यू हैव टू पे द जीएसटी ऑल्सो, दैट इज 12% जीएसटी ऑन 500, दैट इज 60 रुपीज। सो एनी सर्विस व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द रुपी इनटू डॉलर्स, अभी मैं बैंक के पास गई कि मुझे यूएस में पढ़ाई करनी है, मुझे यूएस जाना है, मुझे ये इतने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करके दो। सपोज 70 रुपीज डॉलर्स का रेट चल रहा है, 70 रुपीज डॉलर का, $1 का रेट है, तो ये सर्विस है। जब मेरा मनी रुपी से कन्वर्ट करके डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सर्विस दिया उन्होंने। अब इसके ऊपर मुझे कमीशन चार्ज करेगी बैंक ने। बोला आई विल चार्ज यू 1% ऑन कन्वर्जन। मैंने 50,000 रुपीज को कन्वर्ट किया, तो 50,000 पे 1%, 500, 500 बैंक की कमीशन बनती है। अब उस 500 के ऊपर आपको पे करना है 12%, यानी 60 रुपीज। 560 रुपीज मुझे बैंक चार्ज करेगी, और जो 60 रुपीज बैंक कलेक्ट कर रही है, क्या उसका कलेक्शन उसके पास रख देना है उनको? टेल मी इन द चैट बॉक्स। जब हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स किसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं? हमारे स्टेट को देने के लिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के लिए, कि ये हमने सर्विसेज सप्लाई किए हैं, और क्या ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है, क्या हमें ये जमा करना है विद इन अ मंथ या विद इन अ क्वार्टर, या तो मंथली सबमिशन होता है टैक्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, और या तो इसको हम लोग क्वार्टरली करते हैं। वो डिपेंड करता है वो हम कौन से स्कीम के अंदर है। ओके, सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द डॉलर्स into rupees or rupees into dollars, bank will charge commission for conversion. They will charge you 500 rupees and rate of GST will be 12%. That is 560. Okay, on on the amount which you have converted. ओके, जब आप डीडी बनाते हो, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, उसके ऊपर भी बैंक आपको चार्जेस लगाएगी, उसके ऊपर 12% जीएसटी बैंक आपसे लेगी। और बैंक का काम है कि ये डिपॉजिट करे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में हाफ हाफ। 30 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट का बन गया, 30 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। तो 60 रुपीज में भी डिवीजन है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है,
आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो सप्लाई बेस्ड टैक्सेस हैं, जो सप्लाई कर रहा है सर्विस, जो बैंक आपको सर्विस दे रही है वही जीएसटी कलेक्ट करेगी। उसके दो काम है, एक तो जीएसटी कलेक्ट करना, दूसरा जीएसटी को डिपॉजिट करना, यानी टैक्स पे करना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर इनकम को एसेस किया जाता है और उसके नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर इनकम पे जो टैक्स होती है वो पे की जाती है। आपने डायरेक्ट टैक्स में सीखा था प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्सेस हैं। सपोज असेसमेंट ईयर है हमारा 21-22, 2021 एंड 22, तो फाइनेंशियल ईयर होगा 2021। ठीक है, 2020 एंड 2021, 2021 तक जो भी इनकम आपने अर्न किया है उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे नेक्स्ट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर में आप लोग प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करते हो। बट जो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर नहीं होता है यहाँ पे। डायरेक्टली जो भी आप यहाँ पे एक्सपेंसेस करते हो उसके ऊपर आपको पे करना है जीएसटी, यानी आपके एमआरपी में इंक्लूडेड होगा उसका टैक्स। सपोज मैं एक ओल्ड मशीनरी है मेरे पास, एक जूनी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उसको मुझे सेल करना है, वेदर इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी? टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैं कोई स्क्रैप मटेरियल सेल कर रही हूँ, सेल ऑफ स्क्रैप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल, सप्लाई। तो सप्लाई का वर्ड के ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस किया है गवर्नमेंट ने। जो भी सप्लाई के अंदर आता है, जो भी चीज हम सप्लाई करते हैं, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी सर्विसेज, जब भी हम कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ओके, सपोज हम लोग का बिजनेस है, हम लोग ओल्ड कार्स सेल करते हैं, फर्नीचर ओल्ड सेल करते हैं, मशीनरी ओल्ड मशीनरी सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगाना है। जो जीएसटी बनता है एचएसएन कोड देखकर, उस कोड के हिसाब से जो टैक्स के अंदर वो आती है प्रोडक्ट, उसके हिसाब से टैक्स चार्ज करना है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये लोकल अथॉरिटीज जो है अ, उनको पे करना है। ठीक है, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज विल कलेक्ट द टैक्स एंड इट विल पे टू द गवर्नमेंट। अब सीबीडीटी आप जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जितनी भी डायरेक्ट टैक्स है वो सीबीडीटी बैंगलोर में कलेक्ट होती है, इसकी हेड ऑफिस बैंगलोर में है। और जो भी डिपार्टमेंट के जो लोग टैक्स टाइम से पे नहीं करते हैं या कम पे करते हैं और उनके अकाउंट्स में बैंक अकाउंट्स जो पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आप कितने टैक्स पे कर रहे हो। तो हम लोग को इमीडिएटली नोटिस आ जाता है सीबीडीटी की ऑफिस से बैंगलोर से कि यू हैव सो मेनी डिपॉजिट्स एंड यू आर अर्निंग सो मच हाई इंटरेस्ट बट यू हैव नॉट पेड द राइट इंटरेस्ट टैक्स। ओके, उस इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपने टैक्स नहीं पे किया तो आपको नोटिस आ जाएगा और आपको पेनल्टी भी लगेगी। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट रेवेन्यू। अब इसको रीनेम किया गया है, एक्साइज एंड कस्टम्स को रीनेम करके सीबीआईसी के नाम से किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, आफ्टर गेटिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल। क्योंकि एक्साइज और कस्टम्स को जीएसटी ने कवर अप कर लिया है। अभी अगर हम लोग ज्यादा इनकम कमाते हैं तो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इसके लिए यहाँ पे लिखा है प्रोग्रेसिव नेचर। जिनका 5 लाख से कम है इनकम, उनको टैक्स नहीं लगेगी, एग्जेम्पशन है। अगर आपका इनकम बढ़ते जा रहा है
50 lakhs पर मंथ यू आर अर्निंग, 50 lakhs, ठीक है। तो अगर प्रोग्रेसिव नेचर है, बढ़ते जा रहा है आपका इनकम एवरी ईयर, पहले 10 lakhs था पर ईयर, फिर 20 lakhs हुआ, फिर 30 lakhs हुआ, फिर 40 lakhs हुआ, भगवान करे आपको इतनी अच्छी नौकरी मिले कि आपकी इनकम बढ़ती जाए, तो आप फिर गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करोगे, ठीक है। उसके बाद रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टैक्स ज्यादा स्पेंड करोगे तो आपको एमआरपी के अंदर ही इंक्लूडेड है वो टैक्स, इसमें टैक्स कभी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे रिग्रेसिव नेचर की है और यहाँ पे प्रोग्रेसिव नेचर की है। ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा टैक्स, यहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जो भी चीज परचेज कर रहे हो उसके एमआरपी के अंदर आपकी जीएसटी इंक्लूडेड है, ओके। सो दैट इज रिग्रेसिव इन नेचर। The power to levy central excise duty on goods manufactured or produced in India is available in respect of following products. अब जैसे कि जीएसटी ने, जब जीएसटी आया तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को एब्जॉर्ब कर लिया था, राइट। पर जीएसटी जीएसटी ने कौन से प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी एब्जॉर्ब नहीं किया है, अभी भी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। यानी जब पेट्रोलियम क्रूड कंपनी से जो पेट्रोलियम क्रूड यूज करती है बनाने के लिए पेट्रोल डीजल, तो ये जो क्रूड है इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है, जब फैक्ट्री से आउटपुट हम लोग सेल करते हैं तब इस पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है। डीजल, हाई स्पीड डीजल, डीजल भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जब फैक्ट्री से आउटपुट आता है डीजल का उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, उसके बाद नेचुरल गैस, टरबाइन फ्यूल, जब भी ये प्रोडक्ट्स इसका आउटपुट आता है फैक्ट्री के बाहर, फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, इसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। तो ये 6 पॉइंट्स, टोबैको, एविएशन टरबाइन, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोलियम क्रूड, ये 6 पॉइंट्स के ऊपर जीएसटी लागू नहीं होती है। तो क्या लागू होता है उसके ऊपर, क्या इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने, दे इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये गुड्स मैन्युफैक्चर होके बाहर निकलते हैं फैक्ट्री से तभी इसके ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। अभी तक ये जीएसटी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं, आगे चल के ये भी जीएसटी, एक बार जीएसटी इसके ऊपर इम्पोज हो गया तो फिर एक्साइज ड्यूटी हट जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट इम्पोज्ड, एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड, ठीक है। सारे 6 पॉइंट्स याद कर लो। नाउ नेक्स्ट, इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगती है। ये जितने भी 6 प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक लिक्योर, एविएशन टरबाइन, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, इसके ऊपर जब भी ये सेल होता है फैक्ट्री के बाहर आएगा एक्साइज ड्यूटी लगेगा, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। एक्साइज ड्यूटी लगा 12%, उसका प्राइस बढ़ गया, फिर से इसके ऊपर जिस स्टेट में ये सेल होता है उसके ऊपर जीएसटी लगाई जाएगी, सॉरी सेल्स टैक्स लगाई जाएगी। टैक्स ऑन सेल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज स्टिल प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इसको लेती है, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद लगेगी 12%, और जब ये कौन से भी स्टेट में, जैसे किसी भी स्टेट में जहां पे सेल हो रहा है उस पे सेल्स टैक्स लगेगी और ये टैक्स सीधा स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। व्हाट इज जीएसटी? Goods and service tax means a tax on supply of goods and services
or both. If you are giving product also and service also, then also you come under the GST. बहुत सारे लोग प्रोडक्ट भी देते हैं और उसको उसकी सर्विसेज भी देते हैं, तो वो दोनों कंसीडर करेंगे हम लोग। जो भी सप्लायर ऑफ सर्विस है उसको पहले रजिस्टर करना है जीएसटी के अंदर। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेवी ऑन सेल और सर्विस और बोथ। GST is a destination based consumption tax. It offers continuous and comprehensive chain of tax credit. मतलब जब मैंने किसी चीज को प्रोडक्ट को खरीदा उसका टैक्स पे किया और उसी प्रोडक्ट को फिर आगे मैंने जब सेल किया उसको भी जीएसटी चार्ज किया, तो जब उससे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, जो बायर है उससे मुझे जीएसटी कलेक्ट करना है। बायर विल पे द फुल अमाउंट ऑफ जीएसटी along with the cost of goods। तो वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और जो मैंने पहले टैक्स पे कर चुकी हूँ उस अमाउंट को डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट का टैक्स है वही मुझे पे करना है। ओके, नेक्स्ट, जीएसटी इज borne by final consumer। Final consumer will pay the GST amount to the supplier। GST eliminates the cascading effect of tax। It brings uniform tax structure all over India। इसके लिए इसका नाम है वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका HSN कोड आपको देख सकते हो जीएसटी की वेबसाइट पे। उसका एक एक प्रोडक्ट का HSN कोड उन्होंने जनरेट किया है और उसके हिसाब से हमें टैक्स कलेक्ट करनी है कस्टमर से और उसका डिवीजन हो जाएगा CGST और SGST में। So it is a uniform tax structure all over India। What are the advantages of GST? GST is one nation, one tax. Removal of bundled indirect taxes such as VAT, CST, service tax, additional duty of customs। CAD लिखा हुआ है मतलब additional duty of customs। उसके बाद SAD है स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज। उसके बाद एक्साइज, इन सबको रिमूव कर दिया है। और मैंने आपको बताया कुछ एग्जेम्पशन है। एक्साइज अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती है। ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर एक्साइज अभी भी लगती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, पहले हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, दैट इज रिमूविंग द डबल टैक्स, डबल ट्रिपल टैक्स। पहले क्या होता था, वैट में टैक्सेस हम लोग टैक्स के ऊपर टैक्स पे करते थे, जो अभी रिमूव कर दिया है। ओके, बिकॉज यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द टैक्स। इनपुट के ऊपर जो हमने टैक्स पे की है, जब हमने आउटपुट टैक्स पेमेंट कलेक्ट किया और जीएसटी भर दिया, तो आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस करके उतना ही हमें पेमेंट करना है। और बिजनेसमैन के लिए ये इजी है क्योंकि पहले बहुत सारी टैक्सेस लगती थी। एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स अलग था, सेल्स टैक्स अलग था, LBT था, लोकल बॉडी टैक्स। और स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर पहले इसका चेकिंग होता था, वेरिफिकेशन होता था कि जो गुड्स स्टेट के अंदर आ रहे हैं। तो अंडर जीएसटी स्टेट बॉर्डर्स वर डिसमेंटल्ड। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम लोग सेल करते हैं तो IGST अप्लाई होती है। सो एंटायर कंट्री हैज बिकम वन मार्केट। लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा।
रिडक्शन ऑफ टाइम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि पहले क्या होता था, जब चेकिंग होती थी स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इतने सारे ट्रक्स जमा हो जाते थे कि उनको एक पूरा ऑक्ट्राई नाका पे इतना टाइम वेस्ट हो जाता था, और बहुत टाइम के बाद वो नाका से निकल सकते थे। तो टाइम बहुत वेस्ट होता था पहले। अभी ऐसा नहीं है। आपका ई वे बिल होना चाहिए, वो जनरेट करना है, इनवॉइस जनरेट करना है। उसके बाद फिर आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कोई भी गुड्स कहीं भी दूसरे स्टेट में सेल कर सकते हो। ठीक है। It will boost the export and manufacturing activity. It will generate more employment and thus increase GDP with gainful employment, leading to substantive economic growth. So this is the advantage of GST. तो पहले टैक्सेस कौन सी थी? पहले एक्साइज ड्यूटी थी, एब्जॉर्ब हो गई। सर्विस टैक्स थी, एब्जॉर्ब हो गई। कस्टम ड्यूटी, वो भी एब्जॉर्ब हो गई जीएसटी के अंदर। सेल्स टैक्स था, वैट था, वो भी एब्जॉर्ब हो गया। एंट्री टैक्स जो ऑक्ट्राय लगता था ना, मतलब यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बॉर्डर के जब बॉर्डर क्रॉस करते थे, तो वो सारे बॉर्डर्स पे चेकिंग की जाती थी। अब आजकल ई वे बिल के थ्रू एंट्री टैक्स पे इतना ज्यादा चेकिंग नहीं होता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, उसको भी इसमें जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर लिया है। सब्स्यूम्ड यानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो इतनी सारी टैक्सेस की अभी एक ही टैक्स बना दी है जीएसटी, सो दैट लोगों को इजी होगा, तो वो लोग पे करेंगे और पेपर वर्क ज्यादा नहीं होगा।